किसी भी पैसे में हो। राजनीतिक क्षेत्र की अपनी आचार संहिता है, पत्रकारिता क्षेत्र की अपनी आचार संहिता है, विभिन्न क्षेत्रों की मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, और उसका पालन करना, युद्ध की अपनी आचार संहिता है, खेल जगत की अपनी आचार संहिता है। और वास्तव में भारतीय संस्कृति में आचार विचार शुद्ध हो, शुचिता हो, नैतिकता हो, तो किसी भी कार्य को करने का एक अपना आनंद है। उस कार्य को भारतीय संविधान ने विभिन्न अधिनियमों में वर्णित किया है। मैं इस चुनावी समर में भारतीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए जो आचार संहिता को हम सब दलों ने, राष्ट्रीय दलों ने एकमेव स्वर से अंगीकृत किया है, उस आचार संहिता के लगातार उल्लंघन की जो दुष्चेष्टा हो रही है हरदा में कांग्रेस की ओर से, उस विषय को लेके भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने आज जो हमारे प्रेक्षक महोदय हैं उनसे मुलाकात की, और उस मुलाकात में हमने छोटे छोटे जो मुद्दे थे जो बहुत गंभीर प्रकार के हैं, उन मुद्दों को उनके समक्ष रखा। हरदा विधानसभा क्षेत्र 135 में कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, उनकी ओर से जो आचार संहिता का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है, वह निजी आरोप इस प्रकार के प्रायोजित व्यक्तियों द्वारा लगवा रहे हैं, जिससे हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, उनका परिवार उत्तेजित हो, किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना के लिए बार बार चैलेंज करना परिवार को कि आओ मैदान में, हम देखते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, तमाम विषय आते हैं। इस विषय को लेकर जिस तरह से कांग्रेस के नेता सुरेंद्र जैन ने पूरा का पूरा एक अभियान चलाया है, उस अभियान के दृष्टांत सहित, वीडियो सहित हमने आज प्रेक्षक महोदय को अवगत कराया है। और इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी के साथ में जिनका राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन है, उस गठबंधन के नेता आनंद जाट ने प्रायोजित तरीके से लगातार हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय कमल पटेल जी के ऊपर आरोप लगातार लगाए हैं। उनका भी हमने प्रतिरोध करते हुए आज इस विषय को संज्ञान में लाने के लिए निर्वाचन आयोग को दिया है। मैं पूरा विषय आपके सामने रख रहा हूं, पत्र को पढ़ के सुना रहा हूं। जो विषय और जो चर्चाएं हुई है वो बाद में हम डिस्कशन करेंगे। विषयांतर्गत आलेख है कि कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा कांग्रेस नेता सुरेंद्र जैन एवं कांग्रेस के सहयोगी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन की सदस्य आपके नेता आनंद जाट द्वारा भाजपा प्रत्याशी श्री कमल पटेल पर लगातार झूठे आरोप लगाकर मतदाताओं को भ्रमित किया जा रहा है। आचार संहिता इसीलिए बनाई गई कि आप तथ्यों के आलोक में बात कीजिए, लेकिन लगातार भ्रमित करने के लिए जिस तरह से झूठ और प्रपंच का सहारा लिया जा रहा है, उसकी मैं भर्त्सना करता हूं। और शिकायत की हमने कि उसका निराकरण समय से पूर्व किया जाए। एक झूठ के कारण मतदाताओं को भ्रमित किया जाए और चुनाव के बाद अगर उसका निराकरण हो तो कोई उसका अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए आचार संहिता में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि जिस प्रकार इन्होंने बोला है उसका भी मैं बता दूं कि इन्होंने, जैसे कल आपने झगड़ा हुआ है बिछोला माल में, हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रचार की गाड़ी को रोका गया, उसमें तोड़फोड़ की गई और तमाम तरह की कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वो सब हरकतें की है जो मुझे शब्दों से बयां करने में गुरेज नहीं है। लेकिन इस सब घटनाक्रम के पीछे के उन व्यक्ति का षड्यंत्र है। चूंकि निर्वाचक और निर्वाचन के अभ्यर्थी हैं आर.के. दोगने, उनके मंच से कांग्रेस के नेता सुरेंद्र जैन ने कहा है कि इस अभियान में अगर मुझे जान भी देना पड़े तो मैं देने को तैयार हूं, मुझे फोन करना, मैं उससे लड़ने के लिए आऊंगा, उसको मोहल्ले में घुसने नहीं दूंगा।
ये कांग्रेस के मंच से कांग्रेस के नेता ने बयान दिया है और उसी क्षेत्र में बयान दिया है जहां पर यह घटना घटित हुई है। यानी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इतना बुरी तरह से उत्तेजित कर दिया गया है कि वो कहीं भी झगड़ा फसाद करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। जैसे अभी वहां पर हुआ आपका मसन गांव के आगे कमताड़ा में, उस गांव में भी इसी प्रकार का आह्वान किया गया, आओ क्या दम है तुम में, देखते हैं हम। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, तमाम जगह की ये सब चीजें हुई। यानी कुल मिला के निराशा के भाव में किसी भी प्रकार कांग्रेस किसी भी स्तर पर गिर सकती है, वो उदाहरण सहित मैंने दिया है। इसमें हमने मांग की है कि जिन 5 आतताइयों ने मारपीट, हमारे कार्यकर्ता यानी हमारे जो वर्कर हैं जो प्रचार के लिए गए थे गाड़ी में, उसमें जो घटना को अंजाम दिया है उन पे आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है। लेकिन इसके अपराध के षड्यंत्रकर्ता के रूप में जो सुरेंद्र जैन ने काम किया है उत्तेजना भरा भाषण देकर, उस पर भी भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत संयुक्त दायित्व दंडता निर्धारण हो और उस पर भी धाराएं लगाई जाए। इसी अपराध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 के अधीन कांग्रेस प्रत्याशी आर.के. दोगने पर भी निर्वाचन अपराध आरोपित किया जाए। क्योंकि सारा घटनाक्रम जो हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, कौन के मंच से हो रहा है। ये सब चीजें जब उत्तेजना फैलाई जा रही थी तो आर.के. दोगने कांग्रेस प्रत्याशी को रोकने की आवश्यकता थी, क्योंकि वो विधि के ज्ञाता भी हैं, पढ़े लिखे हैं, और उनके सामने अगर ये अपराध घटित हुआ है तो उनको रोकना था। अगर उन्होंने नहीं रोका है तो यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(3) के अधीन भ्रष्ट आचरण होने के साथ ही भारतीय दंड संहिता में निर्वाचन अपराध है, उल्लेखित है। पूरा अधिनियम है, मैं आपको पीडीएफ इसकी मैं दूंगा, तो ये सारी चीजें आप पढ़ भी पाएंगे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, ये पूरा का पूरा अधिनियम भारतीय संसद ने पारित किया है, इसको सारी पार्टियों ने स्वीकार किया है। इसके अंतर्गत जितने भी अपराध है वो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, अक्षम्य अपराध है। हमने इसीलिए प्रेक्षक महोदय से आज मुलाकात की और उस मुलाकात में उनको ये सब धाराओं के साथ में बताया कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 124 और 126 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस प्रत्याशी के एजेंट के रूप में सुरेंद्र जैन और आनंद जाट ने हरदा विधानसभा क्षेत्र में आज तक की सबसे निम्नतम राजनीतिक संवाद स्थापित किया है। परिवार के सदस्य, जिन परिवारों के कार्यकर्ता और नेता राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, उनका फेसबुक खोलना मुश्किल हो गया। परिवार की महिलाओं के लिए जिस प्रकार के अपशब्द फेसबुक वॉल पे लिखे गए हैं, मैं उल्लेखित करने की आवश्यकता नहीं समझता, क्योंकि आप सब पढ़े लिखे हैं, सबने पढ़े हैं उन चीजों को। तो इतना गिरा हुआ संवाद जब ये दोनों कर रहे हैं तो कांग्रेस प्रत्याशी की मूक सहमति, इसको मान के मैं चल रहा हूं। मैंने अनुरोध किया हमारी प्रतिनिधि दल ने कि जो फेसबुक आईडी दोनों की देखी जाए और पूरी की पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को जो बाधित करने का ये काम कर रहे हैं, उसके लिए उनसे सफाई ली जाए। अगर उनके तथ्य गलत हैं, निराधार हैं, झूठ हैं, तो उसके लिए जो आपका आचार संहिता का पालन करने के लिए 48 घंटे पहले प्रकाशन मीडिया में होता है, उसकी सफाई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत चुनाव के 48 घंटे पूर्व इनके खुद के चुनावी खर्च, उनके चुनावी खर्च पर प्रकाशित किया जाए कि ये झूठे तथ्य थे, मनगढ़ंत तथ्य थे। इसकी हम क्षमा याचना करते हैं। अन्यथा की स्थिति में इस पूरे निर्वाचन को प्रभावित करने वाला माना जाकर अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण धारा 123 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री कमल पटेल के विरुद्ध कांग्रेस प्रत्याशी ने झूठा विवरण सुरेंद्र जैन और आनंद जाट ने हमारे प्रत्याशी को निर्वाचन की संभावनाओं, मैं आपको पुनः लिख रहा हूं कि ये जो सब कुछ निर्वाचन आचार संहिता में लिखा हुआ है कि जो हारने वाला प्रत्याशी है वह हमारे प्रत्याशी की निर्वाचन की संभावनाओं से पूर्वाग्रहित होकर कर रहा है और व्यक्तिगत चरित्र और आचरण के संबंध में विपक्षी प्रत्याशी की सहमति से उसके समक्ष मिथ्या विवरण प्रकाशित किया गया है कि कमल पटेल ने, यह बयान है उनके, ऑडियो है, वीडियो है,
ने मंत्री बनने के बाद से आज तक जगह जगह सट्टा लिखा जा रहा है और हरदा नगर के अंदर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जुआ हाल चला रहा है। इसका मैं प्रमाण हूं, मैं सिद्ध करे ये जो बात कही है, नहीं तो निर्वाचन आयोग इसे विपक्षी प्रत्याशी का निर्वाचन अपराध मानकर भारतीय दंड संहिता के तहत संज्ञान लेकर अपराध पंजीबद्ध करवाए। कांग्रेस प्रत्याशी की सह पर मैं पुनः लिख रहा हूं कि कांग्रेस प्रत्याशी की सह पर सुरेंद्र जैन और आनंद जाट प्रवर्तक हैं। फेसबुक और सोशल मीडिया जितने भी प्रकार के हैं उसमें इनको बाकायदा प्रवर्तक के रूप में ये संचार युक्ति पूरा का पूरा आईटी के क्षेत्र में जो काम होता है उससे भी हमारे प्रत्याशी की छवि धूमिल करने का लगातार प्रयास किया, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 74 कपटपूर्ण प्रायोजन के लिए प्रकाशित करना के अंतर्गत भी अपराध पंजीबद्ध करने हेतु संबंधित विभाग को लिखा जाए। निर्वाचन आयोग को मैंने आग्रह किया है। आपकी जानकारी हेतु आईटी एक्ट के तहत विस्तार से एक अनुलग्न कल और प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने फेसबुक आईडी पे हमारे प्रत्याशी के लिए आलेख किया, आरोपित किया और उसके पश्चात उस फेसबुक आईडी में डिलीट कर दिया। तो उसकी जो स्क्रीनशॉट है, हमारे कार्यकर्ताओं ने कभी न कभी छोप में स्क्रीनशॉट लिए हैं, उनको हम इकट्ठे कर रहे हैं। कल फिर से निर्वाचन आयोग को हम इस विषय में अवगत कराएंगे। आशा ही है निर्वाचन की शुचिता को कायम रखने हेतु समय सीमा में कार्रवाई की जाएगी, इसी विश्वास के साथ ये पत्र मैंने लिखा है और इसमें हमारे 5 पदाधिकारी, मैं स्वयं निर्वाचक अभिकर्ता, प्रियंका दुबे जी एडवोकेट हैं, हमारी प्रदेश की प्रवक्ता हैं, ये हमारे प्रदीप गौर जी, देवी सिंह साकला जी, उदय चौहान जी, हम सब लोग प्रतिनिधि मंडल के रूप में प्रस्तुत हुए थे। निर्वाचक हमारे जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात की, ये पत्र उनको सौंपा, उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो भी विधि संगत कार्रवाई होगी हम करेंगे। पूर्व में पत्रकार वार्ता में जिस प्रकार मैंने स्वापक औषध यानी नारकोटिक्स कंट्रोल को जो लिखा गया था पत्र, उस पर भी पार्टी ने कार्रवाई की है। प्रदेश कार्यालय ने निर्वाचन आयोग को बाकायदा पत्र लिखकर लिखा है कि इस पर सख्त कार्रवाई हो, उसके लिए भी एक पत्र मैंने आपको प्रसारित किया है। जो पत्र हमारी भारतीय जनता पार्टी की विधि प्रकोष्ठ भोपाल से निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश को लिखा गया है, उसकी कॉपी आपके समक्ष प्रस्तुत है। हरदा जिला अत्यंत ही शांत, सौम्य, सुसंस्कृत जिला है, लेकिन राजनीतिक संवाद की इतनी गिरावट मेरे अपने जीवन काल में पहली बार मैंने देखी है। और आप सब लोग एक अच्छे सभ्य संस्कारों वाले मीडिया समूह से जुड़े हुए हैं। मेरा आपसे व्यक्तिगत आग्रह है, संवाद हो, टीका टिप्पणी हो, हमारी कार्य पद्धति पे, हमारी कार्य संस्कृति पे, हमारी क्रियाकलापों पे, हमारी सत्ता पे, हमारे शासन पे निश्चित तौर पर हमें स्वीकार है, लेकिन झूठे भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन प्रक्रिया को बाधित करने वाली उन तमाम तकरीरों को मैं प्रतिरोध करता हूं, उनका विरोध करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी जिला हरदा और प्रदेश की प्रवक्ता हमारी प्रियंका जी, हम सब लोग इस विषय को आज ही नहीं बार बार उठाएंगे इस पूरे निर्वाचन प्रक्रिया में, क्योंकि कल 5 बजे निर्वाचन प्रक्रिया का जिस प्रकार मंची कार्यक्रम होते थे वो समाप्त हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूं, इस विषय को बहुत गंभीरता से लीजिए। आजादी के पश्चात यह पहला चुनाव है जिसमें इस स्तर की निम्न भाषा का प्रयोग विपक्षी पार्टी ने किया है। हम सब भारतीय जनता पार्टी उसका कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। तो चोरी का षड्यंत्र करना या डकैती का षड्यंत्र करना, उसमें शामिल होना या उसके लिए प्रोवोक करना, किसी को प्रेरित करना, किसी को नियोजित करना, ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। ये किस दिन होगा, किस दिन घटे, ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए ना कि वो इस प्रकार के मंच पे से, आप खुद इस जगह पे रहते हैं, हरदा के हम सभी वासी हैं। हरदा में आप बता दीजिए इतना कौन सा अराजकता फैली हुई है कि शासन प्रशासन काम ही नहीं कर रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि, अगर हम बात करें थाना काम नहीं कर रहा है क्या, अगर इन्हें ऐसा लगता था
कि कहीं ऐसा कुछ हो सकता है, तो इन्हें जाकर के संबंधित थानों पर या संबंधित प्रशासन से मदद लेनी चाहिए थी। ये खुद क्यों बोल रहे हैं कि जान देना पड़े तो जान देना, ठीक है, दे देना। तो यहाँ एक मिनट, यहाँ पर कोई युद्ध स्तर की तैयारी या हम सेना के साथ में लड़ाई नहीं कर रहे। यहाँ एक निर्वाचन और लोकतंत्र पर्व मनाया जा रहा है जिसे सब लोग चुनाव कहते हैं, जिसमें जनता तय करती है कि उसे अपना आगे का भविष्य का 5 साल का प्रतिनिधि किसे चुनना है। उसके लिए विषय होते हैं आपकी आधारभूत संरचना और ढांचा। अगर व्यक्तिगत प्रहार किया जा रहा है तो वो तो सबसे पहले आचार संहिता का उल्लंघन हो जाता है, व्यक्तिगत प्रहार, जिसका इन्होंने बार बार उपयोग किया, जो पहले ही आचार संहिता से बाहर है, विरुद्ध है। दूसरी चीज, जान देना पड़े तो जान देना, मुझे फोन करना, मैं उससे लड़ने के लिए आऊंगा। लड़ने की स्थिति क्यों आ रही है? क्या प्रशासन नहीं है? क्या शासन नहीं है? कि कानून व्यवस्था नहीं है? कि न्यायपालिका नहीं है? हरदा के अंदर क्या सारी चीजें शून्य हो चुकी हैं? और वो तो छोड़िए, जिस तरीके से कहा जाता है कि संविधान का चौथा स्तंभ आप पत्रकारिता मंच से आता है, आपको बुलाया जाता। अगर ऐसा कुछ हो रहा था, जिसके साथ भी गलत हो रहा था, XYZ, मैं तो सभी का कहती हूँ कि किसी भी नागरिक के साथ उसके मानव अधिकारों का अगर हनन हो रहा था तो इन्हें स्वयं लड़ने की क्या आवश्यकता है? क्या ये जुडिशरी है? क्या ये प्रशासन है? ये एक आम नागरिक हैं और ये कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के, बस इनका इतना ही परिचय है। तो ये अपने आप को इतना फुटेज दे क्यों रहे हैं कि मैं लड़ने आऊंगा? क्या सब अपने हाथ में हथियार ले लें? क्या सब अपने हाथ से अपराध करना शुरू कर दे? क्या हम एक दूसरे को मारना काटना शुरू कर दे? तो चुनाव व्यवस्था रह कहां गई है? आप मुझे बताइए। उसके बाद इनको मोहल्ले में नहीं घुसने दूंगा। क्यों भाई? आवागमन का तो स्वतंत्रता सभी को होती है। आप लोग भी यहाँ जब उपस्थित है, हो सकता है आपको प्रेस वार्ता जब कांग्रेस के उधर पे होगी, आप वहां पर भी जाएंगे। तो इस प्रकार की भाषा का उपयोग किसी भी मंच पे से करना, यहाँ कटने मारने की बात क्यों आ रही है? हम लोग जिस संविधान को मानते हैं, जिस संविधान का हम वास्ता हर जगह देते हैं, वो संविधान हमें समता का अधिकार देता है, हमें अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता देता है। परंतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहां आती है जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके विचारों को कुचला जा रहा है। परंतु मुझे नहीं लगता निर्वाचन प्रक्रिया या लोकतंत्र की जो ये प्रक्रिया है, जिसको आज हम लोग कहते हैं कि चुनाव सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है, जिसमें नागरिक अपने मत का अधिकार करता है, स्वतंत्र तौर पर करता है। लेकिन इनका ये जो भाषण है, प्रशासन के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है, कानून व्यवस्था पर भी हम लोग क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। इस प्रकार से तो हर नागरिक को लठ लेके सड़क पर उतर जाना चाहिए। रहने दीजिए फिर कानून व्यवस्था को एक तरफ, न्यायपालिका को एक तरफ, कोई भी चीज नहीं है, ना निर्वाचन प्रक्रिया रह गई, ना आचार संहिता रह गई। तो ये अपने आप को इतना फुटेज दे क्यों रहे? और अगर इतना ही माहौल खराब था तो विगत 10 दिन से ही खराब था। इतने सालों तक लोग मुंह में दही जमा के क्यों बैठे रहे? किसके भय से ये इतने डरे हुए? तो अचानक इनको ऐसा कौन सा शक्ति प्राप्त हो गई जिसके कारण ये इतने विद्रोही हो रहे हैं? अभी तक इन्हें जनता की बिल्कुल परवाह नहीं थी, जनता भी वही थी। और ये तो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं, किसने रोका था इन्हें? ये जो चाहते वो कर सकते थे। परंतु आज व्यक्तिगत प्रहार करके इन्होंने आचार संहिता का पूरी तरह से उल्लंघन किया। और जिस तरीके से ये भय का वातावरण जनता के अंदर बनाना चाहते हैं, एक मनोवृत्ति जो प्रवृत्ति बनाना चाहते हैं, वो इनकी व्यक्तिगत प्रवृत्ति है, उसको ये जनता के ऊपर लादना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। उसको ये सिद्ध करें। हाँ, बता रही हूँ। व्यक्तिगत प्रहार में अगर हम बात करें तो यहाँ इन्होंने बार बार जो आरोप लगाते आए हैं, जुआ चल रहा है, आप वीडियो सुनिएगा, जुआ चल रहा है, सट्टा चल रहा है, गांजा बेचा जा रहा है, गली गली पे, चौराहे चौराहे पे शराब बेची जा रही है। तो एक जिम्मेदार नागरिक का ये कर्तव्य बनता है, चाहे मैं हूं, चाहे XYZ कोई भी हो, अगर ऐसी जानकारी हमें लगती है तो हमारे पास पुलिस प्रशासन गोपनीय जानकारी रखते हुए मुखबिरी के ऊपर कार्रवाई करता है। इन्हें वो करना चाहिए था। उसके बाद ये संपुट लगाते हुए ये साफ कहते हैं कि मंत्री जी ने इसे नहीं रोका। विधायक क्षेत्र अलग आता है, नगर पालिका क्षेत्र साथ में आता है, जनपद अलग आता है, जिला पंचायत अलग। ये सारी हमारी श्रेणियां बनी हुई हैं और सबकी जिम्मेदारियां तय की गई हैं। तो
तो क्या सिर्फ हर कार्य के लिए माननीय विधायक जी या माननीय जिम्मेदारी हर चीज के लिए मंत्री जी की होती है? श्रेणीवार सबकी जिम्मेदारियां तय हैं। उसके बाद भी अगर हम बात करते हैं तो कानून व्यवस्था आती है जो मुखबिरों की जानकारी को पूर्णतः गोपनीय रखती है। वो गोपनीयता का पालन हमारा प्रशासन करता है। ये आपको लगता है? लगता नहीं है हरदा में जिला बदल किए हुए लोग यहीं मिल रहे हैं, वोट पकड़ा रहे हैं यहीं कहीं। कमल कुंज भारतीय जनता पार्टी के हरदा जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें भाजपा के सीनियर लीडर अशोक गुर्जर हमारे साथ हैं। जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर आज चर्चा हुई। आज निर्वाचन आयोग की ओर से प्रेक्षक महोदय को भारतीय जनता पार्टी ने जो हरदा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कांग्रेस प्रत्याशी ने निर्वाचन अपराध जो किए हैं उनके लिए ज्ञापन दिया है। उसमें तथ्यात्मक जानकारी दी है, उनको भाषणों की प्रति दी है कि जिसमें कांग्रेस के मंच से कांग्रेस नेता सुरेंद्र जैन ने जिस प्रकार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उत्तेजित कर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटने के लिए पूरा का पूरा अभियान और षड्यंत्र रचा है, उसको लोक प्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए आग्रह किया है। कुछ विगत दिनों कुछ घटनाक्रम भी हुए हैं। बिछोला माल में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार रथ को रोका और उसके कार्यकर्ताओं को मारा पीटा और उसके हाथ पैर तोड़े, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। इस प्रकार की निम्नतम हरकतें आज तक हरदा के इतिहास में नहीं हुई है, जो कि कांग्रेस नेता सुरेंद्र जैन ने कांग्रेस प्रत्याशी आर के दोगने के संरक्षण में कर रहे हैं, उनके प्रोत्साहन